हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज से हम ये सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो एग्जाम है ये 12 जुलाई 2022 को हुआ था। और हर एग्जाम को मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करके दूंगी। पहले हम आधे क्वेश्चन देखेंगे और आधे क्वेश्चन बाद वाले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और फिर देखने में थोड़ी दिक्कत होती है बड़ी वीडियो को, तो छोटी छोटी दो पार्टों में मैं करूंगी। आइए शुरू करते हैं। वीर शैवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बस बनना, चोखा मेला, अल्लमा प्रभु, अक महादेवी। तो इसका सही आंसर है थर्ड, ए बी और डी तीनों सही हैं। ए बी और डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सूची सेकंड में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची 1 में दिए गए उनके व्यवसाय चित्रण से सही मिलान कीजिए। यानी कि ये व्यक्ति दे रखे हैं और ये उनके समूह वो व्यवसाय करते थे वो दे रखे हैं। अब देखते हैं कौन सा व्यक्ति क्या व्यवसाय करता था। पहला है बेल्लार, उड़वार, अधिमई और गृहपति। अब इनका है भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र कृषक, बड़े स्वामी भूस्वामी और साधारण हलवाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड। मैं इनका मिलान भी करा देती हूँ आपको। पहले का है बेल्लार जो थे वो थे बड़े भूस्वामी, मतलब उनके पास काफी जमीन थी और काफी जमीन पर वो अपना कार्य करते थे। उनवार थे साधारण हलवाहे, ठीक है, हलवाहे थे साधारण। और अधिमई थे भूमिहीन मजदूर। भूमिहीन मजदूर का मतलब होता है उनके पास भूमि नहीं थी और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। जैसे जो गांव वगैरह होते हैं उनमें कुछ सबके पास भूमि नहीं होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है और वो दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। और ये कुछ जो थे वो बड़े भूस्वामी थे, मतलब उनके पास काफी जमीन थी। अब देखते हैं गृहपति। गृहपति का है सेकंड, स्वतंत्र कृषक। कृषक मतलब स्वतंत्र जो किसान होते हैं वो ये थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। दूसरा है समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पादन बेचते थे। तीसरा है सभी देश को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधे की खेती होती थी। चौथा है सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादकों का व्यापार होता था। तो इसका सही आंसर है ए। जो ये सिल्क रूट है ये इसको हम रेशमी मार्ग भी बोलते हैं। और ये जो रेशमी मार्ग है ये देखो, रेशम का जो आविष्कार किया था वो किया था चीन ने। तो सबसे पहले जो रेशम के कपड़े बनाए जाते थे या रेशम का उत्पादन किया जाता था वो किया जाता था चीन में। अब चीन में उत्पादन होगा तो बड़े मात्रा पे उत्पादन होता था, तो उस उत्पाद को बेचने के लिए भी कोई मार्केट चाहिए। तो मार्केट जो थी वो यूरोप था, मतलब चीन अपना सामान कहाँ बेचता था? यूरोप में। तो चीन के जो व्यापारी थे उन्होंने एक मार्ग बनाया, उस मार्ग को ही हमने सिल्क रूट का नाम दे दिया या रेशम मार्ग के नाम से भी उसको जाना जाता था। और वो मार्ग जो था वो आप मैप में एक बार देख लेना, अगर आपके पास मैप हो तो चीन, तिब्बत और भारत होता हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे पूरी एशिया को पार करता हुआ यूरोप से जाके मिलता था। तो ये जो सिल्क रूट है ये इसका कुछ भाग हमारे भारत में भी आता था और ये काफी प्रसिद्ध मार्ग था। 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों या रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? कौन सा शिलालेख है? शिलालेख होते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पर कुछ लेख लिखवाए जाते थे पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा, तो उनको बोलते थे शिलालेख, ठीक है। तो पहला है बदामी के चालुक्य, दूसरा है वॉलीबम पट्टी, तीसरा है नंदी बसवेश्वर और चौथा है वाई कोंडन उदयार। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी पुस्तक
स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिर्दे ने आलोचना की। जो ताराबाई शिर्दे थी वो महाराष्ट्र की थी और उन्होंने महिलाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए काफी सामाजिक कार्य किए थे, मतलब काफी महिलाओं के लिए काफी अपना योगदान दिया था अपने जीवन में। तो उनके बारे में हम देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, सेकंड, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतर की। तो ये जो ताराबाई शिर्दे थी ये महाराष्ट्र की थी और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना, तो इन्होंने स्त्री और पुरुष की तुलना करके अपनी पुस्तक में बताया था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है। तो मतलब महिलाओं के लिए इन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए थे, महिलाओं को ये प्रोत्साहित करती थी और इन्होंने एक विधवा आश्रम भी बनाया था। जो विधवा हो जाती हैं महिलाएं, उनके पास कोई काम वगैरह नहीं होता है, तो ये अपने आश्रम में उनको रखती थी, आश्रय देती थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो केवल एक है, ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियालवर, अंडाल, तोड़ डिप्पोड़ी, अलवर और अलवर जो थे ना, ये एक जो वो होते हैं शिव के और विष्णु के जो उपासक होते हैं, ये दोनों थे, ठीक है। अलवर और नम्मालवर के गीतों को संकलन किया गया है। दिव्य प्रबंधम में, तेलवरम में, तिरुवचकम में और तिरुमुराई में। तो इसका सही आंसर है पहला, दिव्य प्रबंधम में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? कौन सा कर है जो महाजनपद के जो शासक थे वो नहीं वसूलते थे? पहला है फसलों पर कर, दूसरा है शिल्पकारों पर कर, और चौथा है चरवाहों पर कर, पांचवा है परिवार पर कर। तो फसलों पर जो कर होता है वो तो आपको पता ही है कि एक टैक्स लिया जाता था किसानों से। दूसरा है शिल्पकारों पर कर, तो ये जो वस्तुएं बनाते हैं उनको बोलते हैं शिल्पकार, तो उन पर कर लगाया जाता था। चरवाहों मतलब जिनके पास ज्यादा वो होती हैं, जैसे आज डेयरी उत्पादन होता है उस तरह से पहले चरवाहे होते थे, मतलब उनके पास बहुत सारे पशु होते थे, तो उन पर कर। और ये जो है परिवार पर कर, तो ये जो नहीं वसूलते थे वो थे परिवार पर कर, बाकी इन तीनों पर कर वो वसूलते थे महाजनपद के शासक। अब देखते हैं जनजातियों पर औपनिवेशिक, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे लैपटॉप पे वीडियो बना रही हूँ, लैपटॉप को चला रही हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, तो एक दो वीडियो में थोड़ा सा हाथ बैठने लगेगा। जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है आरक्षित वन, और मैं पहले आपको समझा देती हूँ। जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव, मतलब औपनिवेशिक शासन का जो बोला है इसमें, उसका मतलब होता है कि ये जो जनजातियां थी, जो औपनिवेशिक शासन, मतलब जो औपनिवेश, हम किसके थे? हम थे अंग्रेजों के, ठीक है। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आके शासन किया था, हम अंग्रेजों के औपनिवेश थे। तो अंग्रेजों के शासन का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा, और मैं आपको बता दूं ये जो जनजातियां हैं वो मुख्यतः भारत में, पूर्वोत्तर भारत मतलब असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो था ये पूरा इलाका, इसमें जनजातियां रहती थी और अभी भी रहती हैं, काफी मात्रा में जनजातियां अभी भी रहती हैं। हरियाणा की तरफ जनजातियां रहती थी, और ये मध्य प्रदेश में तो काफी सारी जनजातियां रहती हैं। तो जनजातियां कहाँ थी? जनजातियां मोस्टली जो जनजातियां हैं वो जंगलों में थी। जंगलों में आज भी हमारे भारत में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं जंगलों में, और वो जंगल को ही अपना घर समझती हैं और वनों में ही अपना गुजर बसर करती हैं। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उनका जो शासन चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो जड़ी बूटियां थी या कुछ पेड़ थे, इमारती लकड़ियां थी, उनके लिए क्या किया, उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। तो अब वहां ये जो जनजाति वाले जो लोग थे, तो इनका काम ही वो था, वनों से ही ये लकड़ियां लेते थे और औषधि लेते थे, कुछ फल लेते थे, उन सारी चीजों को बेचते थे।
और जब इनसे ये वन छीन लिए गए और उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रभाव पड़ा था जनजातियों पे जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने के लिए आए थे। ठीक है, अब देखते हैं। ए, आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेष अधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। बी है रक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, ए सही है और बी गलत है। ए सही है इसलिए कि जो आरक्षित वन मतलब उन्होंने जो अंग्रेज आए थे उन्होंने वनों को कुछ को संरक्षण में डाल दिया, कुछ को आरक्षित वनों में डाल दिया। तो जो आरक्षित वन थे उन पर पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और निजी अधिकार या विशेष अधिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, मतलब उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बोल दिया जनजातियों से, जनजाति के समूह के जो लोग रहते थे उन्होंने उनसे बोल दिया अंग्रेजों ने कि तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी इनमें करना है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी और उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जनजातियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था औपनिवेशिक काल में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? पहला है मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। दूसरा है मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। तीसरा है मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर। चौथा है मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर। तो इसका सही आंसर है पहला, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ये जो थे नारायण गुरु जो थे, इन्होंने एससी और ओबीसी और महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे और उनके लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए थे कि ये जो एससी ओबीसी और जो महिलाएं हैं उनको मतलब बहुत ज्यादा ये पिछड़ी हुई हैं और इनको हमें आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। निम्नलिखित में स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? पहला ईवी रामस्वामी ने, इनको हम प्यार से पेरियार भी बोलते थे और ये केरल तमिल के आसपास ये रहते थे। श्री नारायण गुरु और वी.आर. अम्बेडकर ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका सही आंसर है 40 का पहला ईवी रामस्वामी, और इनको हम प्यार से क्या बोलते थे? पेरियार। ये जो पेरियार थे ये जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण उसके कट्टर आलोचक थे और इनको वो उन ग्रंथों का ये बोलते थे कि इन ग्रंथों में जो महिलाएं हैं और जो कुछ पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है और उनको गलत दिखाया गया है, इसलिए ये महाभारत और रामायण का विरोध करते थे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में 8th क्लास की एनसीईआरटी है, उससे ये लिया गया है क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी। बी, गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत धन लोग शहरों में मजदूरी के लिए, जो धनी व्यक्ति थे वो शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। सी, हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थीं परंतु यह नीली, ये शायद निचली होगा, जातियों के लोग सहवर्ग जमींदारों द्वारा अनेक जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, मतलब तीसरा, इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है। अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। जो 19वीं शताब्दी थी तो शासन किसका था? शासन था अंग्रेजों का। तो अंग्रेज बहुत तीव्र गति से क्या कर रहे थे? नई नई फैक्ट्रियां खोल लेते हैं और जो फैक्ट्रियां उद्योग धंधे कहाँ खोले जाते हैं? शहर में। तो मजदूर क्या कर रहे थे? मजदूर पैसे कमाने के लिए शहर में आना चाहते थे। ठीक है, तो पहला सही है।
अब देखते हैं तीसरा। हालांकि नए स्थानों पर काम की दिशाएं कठोर थीं। कठोर थी का मतलब यह है कि जब किसी नए शहर में आप जाओगे तो वहां उस तरह की सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी जो गांव में मिल रही हैं, जैसे रहने की, खाने की, पीने की, उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। मतलब दशाएं वहां की कठोर थी। परंतु यह निचली जाति के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो जमींदार उनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है, जो जमींदार उनका शोषण कर रहे हैं वो उनके दमनकारी कब्जे से छूटकर निकलने का एक अवसर है। मतलब गांव में वो रहते थे, उनके पास जमीन वमीन नहीं थी, मजदूरों के पास, वो खेती कर रहे हैं, तो क्या जमींदार क्या करते थे, उनका शोषण करते थे। तो मजदूर ये सोचते थे कि इससे अच्छा तो ये है कि हम शहर में जाके काम कर ले किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो कम से कम ये जो है जो ये हमारा शोषण कर रहे हैं जमींदार लोग, इनके शोषण से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन लोगों का शोषण गांव में हो रहा था, मजदूरों का, और उनका फैक्ट्रियों में भी शोषण होता रहा यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज जो थे वो बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतते थे भारतीय मजदूरों पर, वो और भी ज्यादा सख्त थे। तो जो बेचारे किसान थे, जो मजदूर थे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज थी। अब देखिए वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं, और आगे का जो क्वेश्चन पेपर है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आपको मेरी वीडियो में, मेरे पढ़ाने में कोई भी कमी लगी है या कोई भी अच्छाई लगी है तो प्लीज कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें, और जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। जल्दी जल्दी पढ़ाना है या एक्सप्लेन नहीं करना है या एक्सप्लेन करना है, तो सारी चीजें आप मेरे को बताएंगे, तभी मेरे को पता चलेगी। तो इसी तरह की और क्वेश्चन पेपर के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCERT ममतेश गुप्ता।